हेलो दोस्तों, आज हम पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी की एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और इसमें शामिल जो भी क्वेश्चन है वह दृष्टि पब्लिकेशन की जो बुक आती है पॉलिटी के लिए एमसीक्यू के माध्यम से जिसमें क्वेश्चन किया गया है उसके क्वेश्चन को शामिल किया गया है। और इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं। और दूसरा कथन है, संविधान समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण करता है। आपको इसमें बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं, आपको सही बताना है। तो पहला कथन, जिन देशों के पास अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं। दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि जिन देशों के पास में खुद का संविधान होता है वो लोकतांत्रिक देश ही हो, क्योंकि उदाहरण के तौर पर आप चाइना को देख सकते हैं। चाइना जो है इसके पास संविधान तो है लेकिन लोकतंत्र नाम का कोई भी चीज़ वहाँ पे नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि सालों से वहाँ पर एक ही रूलिंग पार्टी है और शी जिनपिंग वहाँ के राष्ट्रपति बने हुए हैं। पूरे मीडिया पर चाइना का कंट्रोल रहता है, उन्हीं का कंट्रोल रहता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वहाँ पर लोकतंत्र है, लेकिन संविधान है। दूसरा कथन क्या है कि संविधान समाज के मूलभूत स्वरूप का निर्धारण करता है। यह कथन दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत का जो संविधान है वह समाज की मूलभूत ज़रूरतों को ध्यान में रख के ही बनाया गया था। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन नंबर सी, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले जो एनसीईआरटी में जो व्याख्या लिखी गई है उसके बारे में देख लेते हैं। लिखा है कि यह आवश्यक नहीं कि जिन देशों के पास में अपना संविधान होता है वे सभी लोकतांत्रिक देश होते हैं। उदाहरण के तौर पर चीन और वेनेजुएला। और अतः जो पहला कथन है वह गलत है। संविधान उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा अनुसार व सपनों के अनुसार रह सकता है। अतः दूसरा कथन बिल्कुल सही है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में देख लेते हैं जो कि संविधान से ही संबंधित है। विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान किसका है? तो वह भारत का है। तो सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। और विश्व में सबसे छोटा संविधान वह अमेरिका का है। केवल 7 अनुच्छेद हैं अमेरिका के संविधान में। और विश्व का प्रथम लिखित संविधान भी किसका है? तो वह भी अमेरिका का है। तो इस यहाँ से 3 क्वेश्चन बने। भारत का संविधान सबसे बड़ा है, सबसे छोटा अमेरिका का संविधान है, और जो सबसे प्रथम जो लिखित संविधान है वह किसका था? अमेरिका का था। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो 22 भाग हैं। आपको 22 ही याद रखना है, कहीं कहीं पर 25 भी दिया होता है, लेकिन अगर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग देखें तो केवल 22 भाग हैं। 23वां भाग कोई नहीं है, बीच में ही कुछ भागों को ऐड किया गया है, लेकिन सीक्वेंस के अकॉर्डिंग केवल 22 भाग हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं। सीक्वेंस वाइज देखा जाए तो वैसे देखा जाए तो लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद हैं, लेकिन एनसीईआरटी में 395 ही दिया गया है और आपको 395 ही याद करना है। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ कितनी हैं? तो 12 अनुसूचियाँ हैं। मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियाँ थी, 4 और अनुसूचियाँ जुड़ी हैं, तो अब जो है टोटल 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। भारतीय संविधान को बनाने में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, यानी कि भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बन के तैयार हो गया था, आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान को अंगीकृत यानी कि अडॉप्ट कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखिएगा। 26 नवंबर 1949 के दिन भारत का संविधान बन के तैयार हो गया था और इसी दिन इसको अडॉप्ट भी कर लिया गया था। इसीलिए 26 नवंबर के दिन को ही हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और जो कुछ जरूरी उस समय के आर्टिकल थे, जैसे नागरिकता संबंधी जो कानून थे और आर्टिकल थे, उनको 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था, क्योंकि भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था और उस समय नागरिकता के लिए जो अनुच्छेद थे वह जरूरी थे। और संविधान को लागू कब किया गया था, मतलब कि पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 के दिन बन के तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949, और उसके 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू करने का एक रीज़न भी था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 से ही भारतीय जो थे वह 26 जनवरी के दिन को स्वाधीनता दिवस के रूप में मना रहे थे। इसलिए 26 जनवरी के दिन को स्पेशल बनाए रखने के लिए ही 26 जनवरी का दिन चुना गया था भारत के संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के लिए गठन की मांग को पहली बार
अपनी अधिकृत नीति में शामिल किया। दूसरा कथन है भारत में संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन असत्य है? आपको असत्य बताना है, ध्यान रखना है। आपको क्या बताना है? असत्य बताना है। तो पहला कथन 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के लिए गठन के लिए ऑफिशियली मांग की थी। ये कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि 19 का जो अधिवेशन था वह मुंबई में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे और उन्होंने सबसे पहले क्या किया था कि संविधान सभा के लिए मांग को रखा था। तो जो पहला कथन है वो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन भारत में संविधान सभा का गठन 1946 दिसंबर 1946 में किया गया था। यह भी कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत के लिए संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक भी हुई थी। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, असत्य बताना है तो न तो एक न तो दो, मतलब कि दोनों ही जो कथन है वो बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी की व्याख्या देख लेते हैं। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अपनी ऑफिशियली नीति में शामिल किया और दिसंबर 1946 से लेकर के 1949 नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का एक प्रारूप तैयार किया, अतः दोनों कथन सत्य हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जो कि संविधान सभा के बारे में है। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था। आपको याद रखना है कि चुनाव कब हुआ था, तो जुलाई 1946 में हुआ था। और संविधान सभा के कुल सदस्य स्वतंत्रता से पूर्व, मतलब कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था तो उस समय टोटल जो सदस्य थे वो 389 मतलब कि 389 थे। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो 299 सदस्य बचे थे और जो बाकी के सदस्य थे वह अब पाकिस्तान वाले हिस्से में चले गए थे। ठीक है, तो स्वतंत्रता से पूर्व कितने सदस्य थे? 389 389 और स्वतंत्रता के बाद 299 और जिसमें 15 महिलाएं शामिल थी। आपको ध्यान रखना है कि पूछेगा कि स्वतंत्रता संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं शामिल थी, तो आपको बताना है 15 महिलाएं। और संविधान सभा की जो प्रथम बैठक है वह दिसंबर 1946 में हुई थी। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, डेट याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946 के दिन हुई थी। और इसी बैठक में फ्रेंच परंपरा के अनुसार डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। फ्रेंच परंपरा क्या थी कि जिसमें सदन का जो सबसे बुजुर्ग सदस्य होता है उनको अध्यक्ष चुना जाता था। तो इसलिए जो सबसे उसमें सीनियर सदस्य थे संविधान सभा के वह थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, इसलिए इनको संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, वो भी प्रथम। और उसी के 2 दिन बाद यानी कि जो दूसरी बैठक हुई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। और संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और 11 दिसंबर 1946 को उनको चुना गया था, पहली बैठक के 2 दिन बाद। संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष, यह क्वेश्चन टीआरई में पूछा जा चुका है, वह थे एच.सी. मुखर्जी, इसको ध्यान रखिएगा। और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? श्री बी.एन. राव जी थे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे संविधान सभा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण प्रदान किया गया है। दूसरा कथन है संघवाद का अर्थ है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर पर सरकारों का होना। उपयुक्त कथनों में से आपको सही बताना है कि सही कौन है। पहला कथन, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक वर्गों को संरक्षण प्रदान किया गया है, यह बिल्कुल सही कथन है, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि भारत के संविधान में कुछ आर्टिकलों में प्रावधान किया गया है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको अलग से संरक्षण दिया गया है। जैसे आर्टिकल 29 है, आर्टिकल 30 है, तो ये अल्पसंख्यक वर्गों के लिए स्पेशल है। और दूसरा कथन है कि संघवाद का अर्थ है कि एक से अधिक स्तर के सरकारों का होना। भारत में क्या है कि एक से अधिक स्तर की सरकार, जैसे राज्य सरकार है, उसके बाद केंद्र सरकार है, तो संघवाद का अर्थ ही होता है कि एक से ज़्यादा स्तर में सरकार का होना। तो दोनों ही कथन सही हैं, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले व्याख्या देख लेते हैं एनसीईआरटी की। भारतीय संविधान में इस बात का ख्याल रखा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों को उन सुविधाओं से वंचित न होना पड़े जो बहुसंख्यक वर्गों को आसानी से उपलब्ध है। बहुसंख्यकों की निरंकुशता व दबदबेपन पर भी संविधान प्रतिबंध लगाता है, ताकि वे सिर्फ अल्पसंख्यकों पर ही नहीं बल्कि अपने समुदाय के नीचे के तबके के लोगों को भी परेशान न कर पाएँ। भारत एक संघीय देश है, यहाँ केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकार का प्रावधान है। नेक्स्ट है
इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि भारत का स्वरूप यद्यपि संघीय यानी कि फेडरल है, किंतु इसे राज्यों का संघ यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। भारत के संविधान में साफ साफ लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ पर फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। दोनों ही, फेडरल का भी मतलब संघ ही होता है और यूनियन का मतलब भी संघ होता है, लेकिन दोनों वर्डों में काफ़ी अंतर है। और इसके अंतर को समझाते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब है कि भारतीय संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है, यानी कि भारत के राज्य और जो संघ के बीच में समझौता है वह कोई समझौते का परिणाम नहीं है। दूसरा कथन है, राज्यों को भारतीय संघ से अलग होने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। यह क्वेश्चन भी एनटीआरई में पूछा गया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि राज्यों को भारतीय संघ से अलग होने का बिल्कुल अधिकार नहीं है। यही खासियत है यूनियन ऑफ स्टेट की, जबकि फेडरल में ऐसा नहीं है। अमेरिका का जो संघ है वह फेडरल है। ठीक है, वहाँ पे जो राज्य हैं वह समझौते का परिणाम है, यानी कि राज्य जब चाहें तब यूनियन ऑफ स्टेट से अलग हो सकते हैं। ठीक है, वहाँ के राज्य जब चाहें तब यूएसए से अलग हो सकते हैं, और लेकिन भारत का कोई भी राज्य भारत के संघ से अलग नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के अंगों में शामिल है। पहला है कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, दूसरा है विधायिका यानी कि लेजिस्लेचर, तीसरा है न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी। दोस्तों तीनों ही, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तीनों ही सरकार के अंग हैं, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और व्याख्या देख लेते हैं एनसीईआरटी की। विधायिका में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होते हैं, मतलब कि जैसे आप लोकसभा की बात करें तो सांसद चुन के जाते हैं, और विधानसभा की बात करें तो विधायक चुन के जाते हैं, तो उनको हम विधायिका कहते हैं। और कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानून लागू करने व शासन चलाने का काम देखते हैं। विधायिका में कानून बनते हैं और उस कानून को लागू करने का काम और शासन देखने का काम कौन करता है? कार्यपालिका देखती है। और न्यायपालिका क्या करती है कि न्याय की व्यवस्था को देखती है। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सभी न्याय को देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान लागू होने के समय निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल थे? पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। मैंने जानबूझकर यहाँ पे अनुच्छेद भी लिखा है कि क्योंकि आपको लर्न हो जाए। समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से है? तो 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार जो है वह अनुच्छेद 29 से 30 है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(च) में था, अब नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि संविधान लागू होने के समय, तो आपको इन सातों मौलिक अधिकारों को ध्यान रखना है कि संविधान को लागू होने के समय 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन फ़िलहाल में केवल 6 ही मौलिक अधिकार हैं, क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार है वह 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको मौलिक अधिकार की सूची से निकाल करके विधिक अधिकार में रखा गया था। और किस अनुच्छेद में रखा गया था? तो अनुच्छेद 300A, यह भी ध्यान रखना है। तो ये इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद है, उसको ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 300A। और 44वां संविधान संशोधन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछता है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के थ्रू हटाया गया था? तो वह था 44वां संविधान संशोधन। और रखा कहाँ गया था? तो अनुच्छेद 300A में रखा गया था। इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो जो मौलिक अधिकार है वह, सबसे पहले हमारा जो मौलिक अधिकार है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार का जन्म ब्रिटेन में हुआ था। जन्म ब्रिटेन में हुआ था, लेकिन हमने कहाँ से लिया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया है। और ब्रिटेन में इसको बिल ऑफ राइट कहा जाता था। ठीक है, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम अमेरिका के संविधान में वर्णित किया गया था। अगर किसी देश के संविधान में सबसे पहले मेंशन किया गया था मूल अधिकारों के बारे में, तो वह था अमेरिका का संविधान। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 जो मूल अधिकारों के बारे में है। और लास्ट है कि भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारी को मैग्ना कार्टा कहा जाता था। ठीक है, कहा जाता भी है, क्योंकि मैग्ना कार्टा क्या था कि जो ब्रिटेन में बिल ऑफ राइट था, जो नागरिकों को वहाँ पे मौलिक अधिकार दिए गए थे, उस दस्तावेज का नाम था मैग्ना कार्टा। इसीलिए क्वेश्चन पूछता है कि भारत के संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता था? तो आपको बताना है कि मौलिक अधिकार का जो है भाग 3, इसको हम क्या कहते हैं? तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूची
को सूची 1 से 2 में सुमेलित करिए। ठीक है, ए है संविधान सभा की अंतिम बैठक। तो दोस्तों आपको पता है कि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक थी वह 24 जनवरी 1950 को हुई थी। तो आपका हो जाएगा ए का फर्स्ट हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा, तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने मौलिक अधिकारों में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है यानी कि आर्टिकल 32, इसको क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। तो बी का हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे लिखते भी रहें, ए का फर्स्ट है, बी का 4 है, और उसके बाद है संविधान सभा की प्रथम बैठक। तो दिसंबर 1946 में 9 दिसंबर अगर डेट पूछे तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो सी का हो जाएगा 3। और संविधान का हस्तलेखन यानी कि संविधान को हाथों से लिखने का काम किसने किया था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इनका पूरा नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, आपको ध्यान रखना है। तो डी का हो जाएगा आपका 2। तो आंसर हो जाएगा 1432। ठीक है, और व्याख्या की बात करें तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। संविधान को हस्तलिखित करने का काम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था, क्योंकि जो हमारा संविधान था, मूल संविधान, वो हाथों से लिखा गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो इसको ध्यान से देखिएगा कि संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को बुलाई गई थी। इस बैठक में संविधान सभा की सभी उपस्थित 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। यानी कि संविधान पर कितने लोगों ने साइन किया था, सिग्नेचर किया था? तो वो थे 284 सदस्य, जिसमें से 8 महिलाएं शामिल थी। तो कितनी महिलाएं थी जिन्होंने संविधान के ऊपर हस्ताक्षर किए थे? तो 8 महिलाएं। कुछ प्रमुख महिलाओं में देखें तो सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता और दुर्गाबाई देशमुख प्रमुख थे। ठीक है, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, इसको याद रखिएगा। संविधान के ऊपर साइन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और इसी दिन यानी कि 24 जनवरी 1950 के दिन ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उनको भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया था। तो भारत के राष्ट्रपति कब चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी? तो वह थे 24 जनवरी 1950 के दिन। और तथा संविधान सभा को भंग कर दिया गया था, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि जो उस समय संविधान सभा ही 2 काम करती थी। एक तो अंतरिम सरकार का भी काम करती थी और साथ में संविधान को बनाने का कार्य भी करती थी। अल्टरनेटिव एक दिन के बाद दूसरे दिन यह काम ऐसा करती थी, जैसे जिस दिन वह संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी उस दिन वह अंतरिम गवर्नमेंट के रूप में काम नहीं करती थी, और जिस दिन अंतरिम गवर्नमेंट के रूप में कार्य करती थी संविधान सभा के रूप में कार्य नहीं करती थी। तो अब जो है संविधान बन चुका था तो संविधान सभा को भंग कर दिया गया और संविधान सभा का कार्य अब केवल अंतरिम गवर्नमेंट ही रह गया था। ठीक है, अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को ही संविधान द्वारा जन गण मन और वंदे मातरम, इसको याद करिएगा और ध्यान रखिएगा कि जनगण मन और वंदे मातरम को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950। जनगण मन यानी कि राष्ट्रगान को और वंदे मातरम यानी कि राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 के दिन अपनाया गया था। और भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, इसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, यह भी ध्यान रखिएगा। तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब? 22 जुलाई 1947। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। जनगण मन और वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 के दिन बनाया गया था। दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे पता है ऑडियो में कुछ मतलब कि दिक्कत होती है, मेरे पास माइक नहीं है, लेकिन कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत किया गया है। तो आप बताइएगा कि कमेंट करके बताइएगा कि कंटेंट कैसा लगा। धन्यवाद।